नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन में सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है जो कि पे रिवीजन में भी आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज वो दीवार है जो जिसके पीछे पेंशन रिवीजन भी है और पे रिवीजन भी है, थर्ड पीआरसी है। ठीक है, अगर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन करना है तो आपको इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा या फिर इस दीवार को बाईपास करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रास्ता है तो इसके पीछे है, इसको किसी भी तरीके से साइड करना है। और यहाँ पर रास्ता एक ही है, नियम कहता है कि अगर कंपनी मुनाफे में होगी तो ये दीवार अपने आप हट जाएगी, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुनाफे में लाओ पहले कंपनी को, उसके बाद रास्ते से इस रोड़े को हटाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर इस दीवार को तोड़ने के लिए पेंशनर्स डीलिंकिंग का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट केस भी किया हुआ है इसके खिलाफ। ठीक है, अगर सरकार नहीं तो कोर्ट अगर इसमें रिलैक्सेशन देने की मतलब देने के लिए राजी हो जाता है तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज को जो दीवार है इसको तोड़ा जा सकता है। पेंशनर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दीवार को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए और कमजोर किया जाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार क्या कह रही है? सरकार का नियम बोलता है कि भाई साहब, सबसे पहले पे रिवीजन हो जाने दो। पे रिवीजन के बीच में भी जो रोड़ा आ रहा है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज ही है। और नियम यही है कि पिछले 3 साल लगातार कंपनी मुनाफा कमाएगी तो पे रिवीजन हो जाएगा, पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पे रिवीजन हो जाने दो, उसके बाद ही पेंशन रिवीजन होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं आपस में और फिटमेंट फॉर्मूला दोनों में एक ही लगेगा। जैसे कि 15% फिटमेंट फॉर्मूला पे रिवीजन में लगा तो वो पेंशन में भी लगेगा, पेंशन रिवीजन में भी। अभी यहां पर सरकार क्या कर रही है, ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है इसको पेंशनर्स कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यहां पर पेंशनर्स, ये जो कोर्ट केस आने वाला है, यानी कि आज 27 तारीख हो चुकी है, कल यहां पर यानी कि 3 दिन बाद 30 मार्च 2026 है कोर्ट की सुनवाई का लास्ट दिन। ठीक है, और इसी लास्ट सुनवाई आने वाली है इस दिन 30 मार्च को। अब ये हो गया और पेंशनर्स के पक्ष में अगर फैसला चला गया तो डीलिंकिंग हो जाएगी। और इस डीलिंकिंग को रोकने के लिए क्या कर रही है यहाँ पर सरकार? कर रही है, सरकार का कहना है पहले पे रिवीजन करो फिर पेंशन रिवाइज होगा आपका। इसलिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का ये जो रोड़ा है इसको मजबूत करने के लिए वैलिडेशन एक्ट की एक मजबूत हथियार लेकर आया है यहाँ पर जो बीएसएनएल सरकार है वो। अब ये जो वैलिडेशन एक्ट के तहत अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पूरी तरीके से मजबूत बनाया जा रहा है। पेंशनर्स के पिछले कोर्ट केस के जितने भी फैसले हैं उसको बेअसर किया जा रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के पास अफोर्डेबिलिटी क्लोज तो पहले से ही था, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए वैलिडेशन एक्ट आ गया, जिससे और भी ताकत बढ़ गई सरकार की, देखा जाए तो। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में आपको एक बात बताने वाला हूं, यानी कि आज वैलिडेशन एक्ट का सहारा लेकर अगर सरकार पेंशनर्स के खिलाफ यहां पर वैलिडेशन एक्ट को यूज कर सकती है, ठीक है, और आपके पेंशन रिवाइज को रोक सकती है। आज के टाइम पे वर्तमान में रोक रही है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज को मजबूत कर रही है और आपका पेंशन रिवाइज रोका जा रहा है। ठीक है, तो क्या सरकार इन फ्यूचर भी ऐसा कर सकती है? यानी कि अभी अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा दिया, अगर डीलिंकिंग हो भी जाती है आपकी तो इन फ्यूचर भी क्या वैलिडेशन एक्ट का सहारा लेकर सरकार आपके पेंशन रिवाइज को रोक सकती है? यानी कि आज से 10 साल बाद, यानी कि आपके अभी थर्ड पीआरसी लागू होंगे, आगे फोर्थ पीआरसी भी आएगी, तो क्या उसको भी वैलिडेशन एक्ट से रोका जा सकता है? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से ये बात क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही वैलिडेशन एक्ट की। ठीक है, इस एक्ट के तहत बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे इस अपडेट को कि फिलहाल यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर ये प्रभावित कर सकता है। देखिए, ये जो हथियार है वैलिडेशन एक्ट है, ये कितना ताकतवर है, क्या ये आगे भी इन फ्यूचर भी फोर्थ पीआरसी को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आपको बता दूं पहले तो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कर्मचारी है, ठीक है, बीएसएनएल के कर्मचारी है, उन पर तो लागू होता ही है कि कोई कंपनी अगर बीएसएनएल कंपनी अगर घाटे में है और फायदे में जब तक नहीं आती है तब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा रहेगा और फायदे में आएगी और ये हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये कर्मचारियों पर तो लागू होता ही है, लेकिन क्या ये पेंशनर्स पर भी लागू होता है या फिर नहीं? देखिए,
थर्ड पीआरसी की सबसे बड़ी बाधा यही क्लोज है जो कहता है कि केवल वही कंपनियां वृद्धि यानी कि पे रिवीजन दे सकती है जो पिछले 3 सालों से मुनाफे में हो। ठीक है, आपको 3 साल लगातार मुनाफा कमाना पड़ेगा अपने जो कंपनी है उससे, तभी जाकर आपका यहाँ पर पे रिवीजन हो पाएगा। और सरकार का तर्क यह है कि सरकार यह भी कहती है कि भाई साहब पहले पे रिवीजन होगा फिर पेंशन रिवाइज होगा, यानी कि आपका जो पेंशन रिवाइज है वो भी बीएसएनएल के मुनाफे और फायदे पर यहाँ पर डिपेंड है, निर्भर है एक हिसाब से देखा जाए तो। और ये ऐसा सरकार बोलती है। सरकार का तर्क है कि क्योंकि बीएसएनएल घाटे में इसलिए वो थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती, इसलिए आपका पेंशन रिवाइज भी नहीं होगा, क्योंकि आप पे रिवीजन और पेंशन रिवाइज एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों आपस में लिंक है। ठीक है, अब लिंक है और दोनों के फिटमेंट फॉर्मूले भी एक ही है। जैसे कि पे रिवीजन में जो कर्मचारी है उनको 15% फिटमेंट मिलेगा, तो पेंशन रिवाइज करेंगे तभी उनको भी 15% फिटमेंट ही मिलेगा, और दोनों लिंक है, इसलिए यहाँ पर दोनों बीएसएनएल के घाटे और फायदे पर निर्भर है, ऐसा यहाँ पर सरकार का तर्क है। पेंशनर्स के अगर तर्क की बात करूं तो पेंशनर्स को पेंशन बीएसएनएल से नहीं बल्कि भारत सरकार यानी कि उनके जो फंड है, निजी फंड, उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देती है, जो रूल 37A के तहत पेंशनर्स की जिम्मेदारी सरकार की है। जो सीसीएस पेंशन रूल है, जिसके जो रूल एक तरीके से वादा है पेंशनर्स के लिए कि आपको पेंशन हम ही देंगे और आपका पेंशन रिवाइज भी बीएसएनएल फायदे में है जब तक पेंशन रिवाइज आपका वो कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसा किसे पता था कि 2007 के बाद बीएसएनएल लगातार घाटे में जाएगी और कभी इस घाटे से उभर ही नहीं पाएगी। आज 2026 हो गया है, उभरने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी थर्ड पीआरसी के खर्चे का पैसा नहीं है बीएसएनएल के पास। ऐसा किसे पता था? इसलिए यहाँ पर सीसीएस स्पेशल रूल बनाया गया था कि चलो ठीक है, कर्मचारी जब तक रहोगे आप तब तक आपकी जो सैलरी है वो बीएसएनएल अपनी फायदे या फिर नुकसान से देगी, अपने खुद के रेवेन्यू से देगी, और जब आप पेंशनर्स बन जाएंगे तो आपकी पेंशन का जिम्मा हम यानी कि डोट सरकार ले लेगी, और इसलिए रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल बनाया गया था। ठीक है, रूल 37A के तहत पेंशन की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए कंपनी का घाटा पेंशन डिवीजन रोकने का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेंशनर्स एसोसिएशन या फिर पेंशनर्स बोल रहे हैं कि उनका तर्क यही है कि भाई साहब कंपनी घाटे में हो या नुकसान में हो, हमारे पास सीसीएस पेंशन रूल है और उसके तहत भले आप घाटा हो कंपनी को या फिर नुकसान हो, उसके तहत कोई भी हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, वैलिडेशन एक्ट 2025 का खतरा, क्या आगे भी वैलिडेशन एक्ट सरकार की ढाल बनेगा और पेंशनर्स के लिए इन फ्यूचर भी खतरा बन सकता है, वो देख लेते हैं। देखिए, अगर सरकार कोई वैलिडेशन एक्ट लाती है तो उसका मकसद पुराने किसी कानूनी लूप होल को बंद करना या अदालत के किसी फैसले को असर को खत्म करना होता है। अब भाई साहब ये जरा सोच के देखिए, आपने पहले जैसे कि पेंशनर्स ने पहले अदालती फैसलों में जीत हासिल की होगी, जो सरकार और आपके बीच में लड़े गए, तभी जाकर सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की। ठीक है, तो आपने जो भी जीत हासिल की उन सभी फैसलों को या फिर उनके जो आधार है उनको, उस नियम को बेअसर करने की ताकत रखता है वैलिडेशन एक्ट। अब अगर जो पहले फैसले लिए गए थे उन नियमों को बेअसर कर देता है वैलिडेशन एक्ट, तो आगे आने वाला यानी कि 30 मार्च को जो अंतिम फैसला आने वाला है उसमें पेंशनर्स का जो पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो फैसले थे वो एक तरीके से आपके लिए सबूत थे, जो वैलिडेशन एक्ट जिनको काट सकता है, जिनको हटा सकता है, तो वो सबूत अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप कैसे जीत पाओगे 30 मार्च कोर्ट केस में। कानूनी ढाल की अगर बात करूं तो यदि सरकार ऐसा कानून लाती है जो विशेष रूप से ये कह दे कि पेंशन का संशोधन केवल तभी होगा जब मूल कंपनी लाभ में होगी, तो यह एक बड़ी कानूनी चुनौती बन सकती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए, सरकार अगर वैलिडेशन एक्ट के तहत कानून और नियमों में चेंज करती है तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जरूरी है और 100% पेंशनर्स के लिए ये खतरा साबित होगा। हकीकत की अगर बात करूं तो फिलहाल पेंशन रिवीजन को पूरी तरीके से इनकार करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, जैसे कि बड़े बड़े जितने फैसले थे, नकुल सेन गुप्ता केस की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि पेंशन कोई खैरात नहीं है बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। वैलिडेशन एक्ट मौलिक अधिकारों या फिर पिछले वादों जैसे रूल 37A को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता बिना किसी एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई की, यानी कि वैलिडेशन एक्ट के तहत हम सीसीएस पेंशन रूल को खत्म नहीं कर सकते। जब तक आपको अगर सीसीएस पेंशन रूल को खत्म करना है तो आपको फिर से एक कानूनी केस करना पड़ेगा पेंशनर्स के खिलाफ।
ठीक है। और उसमें आपके अगर सहमति या फिर आपकी कड़ी मजबूत रही तो हो सकता है सीसीएस पेंशन रूल खत्म हो जाए। अगर सीसीएस पेंशन रूल खत्म हो जाता है तो पेंशनर्स का पलड़ा कमजोर हो जाएगा अपने आप और पेंशनर्स हार जाएंगे, और ऐसी स्थिति में पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन कभी डिलिंकिंग नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैलिडेशन एक्ट आपका आधार खत्म कर सकता है, पुराने जो भी फैसले पेंशनर्स के पक्ष में आए थे उनको बेअसर कर सकता है, लेकिन सीसीएस पेंशन रूल जो कि रूल 37A एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स का एक कवच है, उसे नहीं तोड़ सकता, उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। आज की ताजा स्थिति करंट अपडेट 2026 की अगर बात करूं तो पेंशन रिवीजन की फाइल डोर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट यानी कि वित्त मंत्रालय के बीच में घूम रही है, क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है उसमें एक्सेप्शन नहीं मिल पा रही है, रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रही है, छूट नहीं मिल रही है। अब छूट नहीं मिल रही है तो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाएगी, लेकिन मूव नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन मिलना जरूरी है क्लोज में। देखिए, एक आपको 0% फिटमेंट का जो प्रस्ताव की स्थिति है उसकी बात करें तो सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जो कि 0% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवाइज पर विचार कर रही थी, ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का उल्लंघन भी ना हो और पेंशनर्स को बढ़ी हुई आईडीए का लाभ भी मिल जाए। यानी कि आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज के लिए 0% जो फिटमेंट है वो सरकार रखेगी। ठीक है। कोर्ट केस की अगर बात करें तो विभिन्न जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, जो भी बड़े बड़े पेंशनर्स एसोसिएशन है, दिल्ली हाई कोर्ट और केट में मजबूती से पक्ष रख रहे हैं कि पेंशन और सैलरी को अलग अलग चश्मे से देखा जाए, यानी कि डीलिंकिंग पर जोर दिया जा रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन का यही रुख है। ठीक है। सरकार के रुख की अगर बात करते हैं तो सरकार की कोशिश है कि इसे सरकार की कोशिश है कि जो 4 सीपीसी की अगर बात करूं यानी कि 4 पीआरसी की बात करूं तो वो जल्द ही नजदीक है, यानी कि 10 साल पूरे होने में अभी 1 साल बाकी है। 2017 में 3rd पीआरसी लागू होनी थी, नहीं हुई क्योंकि जो बीएसएनएल है वो घाटे में थी। अगर हो जाती तो 10 साल 4 पीआरसी को पूरे कब हो जाते? 2027 में। तो 2027 की 1 जनवरी 2027 बीएसएनएल 4 पीआरसी की इफेक्टिव डेट रहने वाली है। तो 4 पीआरसी के साथ मर्जर कर दिया जाए या कोई एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए। ठीक है। यानी कि सरकार की कोशिश यही है कि यहां पर देरी हो। अगर देरी होगी तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज को यहां पर हटाने के लिए कंपनी के मुनाफे की जरूरत होगी, यानी कि मुनाफा कमाने के लिए कंपनी को वक्त मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें कि क्या भविष्य में जो इससे इनकार करना संभव है या फिर नहीं, ठीक है, यानी कि जो पेंशन रिवाइज हो रहा है इससे इनकार करना संभव है या नहीं। देखिए, पूरी तरीके से इनकार करना असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि रूल 37A की अगर बात करूं तो ये सरकार को कानूनी रूप से पेंशन भुगतान के लिए बाध्य करता है। ठीक है। ये एक तरीके से वादा है जो पेंशनर्स के लिए एक सुरक्षा कवच है, और ये जब तक रहेगा कोई भी सरकार इनकार नहीं कर सकती पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स को। वोट बैंक और दबाव की अगर बात करूं तो लाखों पेंशनर्स का दबाव सरकार पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां पर डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन भी अटका हुआ है। न्यायपालिका भी यहां पर असर डालती है। अगर सरकार कोई ऐसा वैलिडेशन एक्ट लाती भी है जो पेंशन रिवीजन रोकने की कोशिश करे तो उसे सुप्रीम कोर्ट में मनमाना और भेदभावपूर्ण कहकर चुनौती दी जा सकती है। हिसाब से देखा जाए तो ये मनमानी करने जैसा है। कोई भी वैलिडेशन एक्ट लाकर कह देगा कि भाई साहब हमारा मतलब पिछले जितने भी आपके कोर्ट केस में आपने जितने भी पेंशनर्स ने कोर्ट केस जीते हैं उसमें कोई भी वैलिडेशन एक्ट लाकर कहेगा कि सभी बेअसर हो गए, तो एक हिसाब से मनमानी करने जैसा हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वैलिडेशन एक्ट के जरिए देरी तो की जा सकती है, या लाभ को कम परसेंट फिटमेंट पर यानी कि 0% फिटमेंट किया जा सकता है, लेकिन पेंशन रिवीजन के अधिकार को जड़ से खत्म करना कानूनी रूप से बहुत कठिन है। यानी कि हो सकता है कि वैलिडेशन एक्ट 0% फिटमेंट पर पेंशन रिवाइज करवा सकता है, या फिर आपके पुराने जो भी फैसले हैं उनको बेअसर कर सकता है, लेकिन पेंशन रिवीजन रूल 37A से लड़ना बहुत भारी पड़ेगा वैलिडेशन एक्ट को। ठीक है। तो उसके जरिए एक हिसाब से देखा जाए तो 4th पीआरसी में भी यहां पर वैलिडेशन एक्ट लगा सकती है सरकार, लेकिन रूल 37A वहां पर भी रहा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी वैलिडेशन एक्ट से रिलेटेड, जो भी यहाँ पर मैंने आपको सवाल बताया उससे रिलेटेड।
तो इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।